So we are taking the FIDI cancellation sum. So that is basically we are coming up to illustration number 8 and illustration number 9. So first we will take illustration number 9 and then we'll move on to illustration number 8. ठीक है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस ये क्वेश्चन के अंदर वी आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग वन न्यू एलिमेंट, दैट इज हम कोई भी फॉरेक्स का सम, जब हम कोई भी कैंसलेशन का बेस करते हैं, एनी कैंसलेशन फंडामेंटल्स टुवर्ड्स इट, तो वी नो वी टेक ऑपोजिट पोजीशन. एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन नहीं है, कैंसलेशन है तो हम स्क्वायर ऑफ करते हैं, और अर्ली सेटलमेंट है तो हम अर्ली सेटलमेंट के दिन स्पॉट पे सिचुएशन ऑपोजिट लेते हैं ऑन दैट जोन, और हमारा जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं. नाउ ऑल दैट एलिमेंट्स वी हैव डन अर्लियर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ यहाँ पे फेडाई के रूल्स को हम यूज करते हैं एट illustration number 9. Now let's understand that element easily. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आप ये करने बैठो, हमारे स्क्वायर ऑफ के जितने भी सम्स है, एक्सटेंशंस, वो सब आपको पता होने चाहिए. अब ध्यान देना, ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो ओवरड्यू रहता है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, यानी ड्यू डेट पे आप आए नहीं, फॉरवर्ड परचेज था तो खरीदने नहीं आए, फॉरवर्ड सेल था तो बेचने नहीं आए, कस्टमर ने जो ट्रांजेक्शन्स किया था ऑन द ड्यू डेट वो ऑनर करने को नहीं आता है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डे में आफ्टर ड्यू डेट. उस पार्ट पे ही इज लायबल टू पे एक्सचेंज डिफरेंस. अगर लॉस हुआ है तो, प्रॉफिट हुआ है तो नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाट फिडाई रूल सेज. तो भाई लॉस तो कस्टमर का और प्रॉफिट बैंक का. ठीक है, इतना तो पार्ट हम समझ गए. अब है ना, ऐसे कोई भी सम हम, दिस काइंड ऑफ अ सम जिसमें हम कैंसलेशन अमाउंट ये सब आता है ना, उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे हमने पहले वाले सम में भी देखा था. देखो ये 3 चीजें हैं जो आपको ढूंढनी है: कैंसलेशन चार्जेस, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट. कैंसलेशन चार्जेस, स्वैप लॉस, ये मन में रख लो नॉर्मली, इससे आपको ओवरऑल कॉस्ट मिलता है. हम जो मेथड यूज करते हैं ना, ये डायरेक्टली आ जाता था, सिर्फ इंटरेस्ट का वर्किंग अलग बनता है, बाकी दो आ जाता है. अब सेम चीज इन अ डिफरेंट वे कैसे सॉल्व करते हैं. अब देखो, इस एग्जाम्पल में एक इंपोर्टर था. अब इंपोर्टर को क्या लगेगा, परचेज या सेल, सर दे विल नीड फॉरेन करेंसी, तो इंपोर्टर ने बुक क्या किया होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज. फेयर इनफ. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, इंपोर्टर ने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया होगा. अब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक के साथ किया था 10 अप्रैल को फॉर $2 लाख, विच वॉज ड्यू ऑन 10 जून. अब ध्यान से सुनना, 10 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है और 10 जून को ड्यू है. मई एंड जून, एग्जैक्टली 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसका भाव क्या है, 64.40. इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि एज ऑफ नाउ बैंक के साथ एक इंपोर्टर ने 10 अप्रैल को 2 महीने के बाद $2 लाख खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उसका भाव था 64.40. ये कहता है कि बैंक ने इमीडिएटली अपनी पोजीशन कवर कर ली थी इंटर बैंक में, दैट इज मार्केट में, एट 64.28. अब इसको आप जब पढ़ते हो तो आपको एक क्लैरिटी आती है कि बैंक मार्केट से खरीदेगा 64.28 में. उसके लिए उसने कमिटमेंट ले लिया कि भाई मेरे को जून 10 को $2 लाख लगेंगे, 64.28 के भाव का आपने मुझसे अग्रीमेंट किया है. यानी बैंक विल बाय फ्रॉम इंटर बैंक, कोई भी बैंक से 64.28 के भाव पे, और जैसे ही वो बैंक उसे बाय करेगा, हमारा कस्टमर खरीदने को आएगा, रुपया देगा हमें, हम कस्टमर को 64.40 में बेच देंगे, और बैंक को इसमें 12 पैसे का स्प्रेड मिल जाएगा. बैंक उस पर $2 लाख पे 12 पैसे के हिसाब से रुपया कमा लेगा, रुपया कमा लेगा. ये आपका सिचुएशन है, ऐसा ही होना चाहिए था. अगर ड्यू डेट पे पैसा लेके बैंक कस्टमर आ जाता, कस्टमर 64.40 इंटू 2 लाख, एलसी पे लेता हूं, इतना पे करता, मतलब 1,20,40,000, और उसी के रेफरेंस पे बैंक इंटर बैंक को पे कर देता एट द रेट ऑफ 64.28. उसका जो गैप है वो बैंक का प्रॉफिट होता है. ये क्लैरिटी.
लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। हमें मार्केट के रेट्स दिए गए 10 जून के और 13 जून के। कौन से रेट्स दिए गए? 10 का स्पॉट रेट, और जून जुलाई अगस्त सितंबर के हमें फॉरवर्ड रेट्स दिए गए हैं एज ऑन 10 जून के और 13 जून के। इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये कहता है कि जब बैंक कस्टमर से डील करेगा इंटर बैंक से लेके आगे के बेसिस के रेट्स पे, ये वाले रेट्स पे, तो 10% चढ़ाएगा मार्जिन। 10% मार्जिन चढ़ाएगा। मतलब अगर कस्टमर परचेज करता है तो हम मार्जिन को ऐड कर देंगे, और अगर कस्टमर सेल करता है तो मार्जिन को लेस करके लेंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक दिखा रहा हूं मैं आपको कि जब कस्टमर आपसे खरीदेगा तो आप उसको ब्रोकरेज ऐड करोगे, और जब कस्टमर आपको बेचेगा तो आप जो रेट पे उससे खरीदोगे उसमें इतना रुपया काट के दोगे। तो सेल फॉर अ बैंक विल रिड्यूस सेल फॉर अ कस्टमर। और उसी को मैं उल्टा लूं कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो जब बैंक बेचेगा तो ऐड करेगा, जब बैंक खरीदेगा तो उतना कमीशन मार्जिन लेस करेगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। हम बेचेंगे तो बैंक खरीदेगा, बैंक खरीदेगा तो हम बेचेंगे, और हम जब खरीदेंगे तो बैंक बेचेगा। दिस इज क्वाइट नॉर्मल विच यू हैव डन अर्लियर। इंटरेस्ट रेट दे दिया है। इंपोर्टर हैज रिक्वेस्टेड ऑन 14 जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू डेट ऑफ 10th of August। अब होता क्या है, 10th का ड्यू डेट था, लेकिन कस्टमर 10 को नहीं आता है, कस्टमर आता है 14th जून को। ठीक है। और कहता है कि मेरे को 10th अगस्त का एक्सटेंशन दो। अब जब बात एक्सटेंशन की आती है बच्चों, मतलब कस्टमर कहना चाह रहे हैं अपने को कि भाई मुझे और 2 महीना लगेगा इसको पेमेंट करने के लिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो। अरे हलवा चल रहा है। एक्सटेंड करने का मतलब तुझे समझ में आ रहा है? तू ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा था, तेरे लिए मैं भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे इंटरबैंक के साथ बैठा था, तू ड्यू डेट पे आया भी नहीं, मेरे को फेडाई भी देखना है, और अभी तुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आगे जाने का। बोला हाँ चाहिए। चलो ठीक है। तो अभी क्या क्या खर्चा लगेगा, क्या क्या स्टोरी बनेगा, ये अपना नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आपकी स्टोरी का एंड ऐसा आता है पहले, जस्ट आई वॉन्ट टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। अब यहाँ पे आपका था 10 अप्रैल, यहाँ पे आपका आया 10 जून, और यहाँ पे आपका आया 10 अगस्त। अब आप हीरो हो। आप कभी आए? आप आए 14th जून को। ठीक है सर, ये स्टोरी है अभी तक की। 14 जून से एक्सटेंशन मांगा, 10 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं पूछूंगा कस्टमर, हम लोग के ना कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू सीख के बैठे हैं पूरा, क्लैरिटी। तो मैं यहाँ पे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक आईसीआई के सोल्यूशन जो भी बनते हैं ना, उसमें आंसर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन आपका जो थ्योरी लिखने का तरीका है, थ्योरी, वो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो एग्जैक्टली exactly हम उसको काउंटर करते हैं यहाँ पे। अब कस्टमर ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया था? तो आप लोग सर उसको $2 लाख चाहिए था, और जब कस्टमर बोलेगा मने हवे नहीं जोतू, मुझे अभी नहीं चाहिए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट मुझे, सर कस्टमर ने 14 तारीख को बोला, लेकिन बैंक बोलेगा हम क्या डैश डैश है। 10 जून को जब जब मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है इंटर बैंक के साथ कि मुझे देना, तो इंटर बैंक तो मेरे को 10 जून को दे देगा। मतलब बात तो सही है, 10 जून को दे देगा, बराबर है। अब मेरी बात को सुनो कि 10 दिन को जब इंटर बैंक देगा तब मैं क्या करूंगा, कस्टमर के साथ मैं क्या करूंगा, ये सब स्टोरी का ब्रेकअप इन्होंने हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइटल्स। अब पहला टाइटल इन्होंने हमें जो बना के दिया है, मैं हर टाइटल का एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। कैंसलेशन रेट, कौन से भाव पे कस्टमर का फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कौन से भाव पे कैंसिल होगा, कौन से भाव पे कैंसिल होगा। तो देखो ये क्या कहता है, a forward contract which remains overdue without instructions from the customer on or before due date shall get cancelled within 3 working days after maturity date। अगर कस्टमर आ जाता 10 तारीख को और कैंसलेशन का बोलता या एक्सटेंशन का बोलता तो हम उस दिन लेते। 11 को आता तो 11 लेते, 12 को आता तो 12 लेते, 13 को आता तो 13, और 14 को आता तो फिर भी क्या लेते, 13। तो बोलता है हम इंतजार करने का फिडाई कॉन्सेप्ट बोल रहा है। इंतजार, 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 कितने दिनों का इंतजार। चल तू ड्यू डेट पे नहीं आया ना,
अरे भाई तुम रुको तो सही 2-3 दिन के लिए, हम भी इंसान, धंधा लेके बैठे, कुछ आगे पीछे हो सकता है। बराबर बोला फेडा है, हम भी मानते हैं आगे पीछे हो, तो हम रुकते हैं ना तेरे लिए, तुझसे ही तो वसूल करने वाले, हम थोड़ी घर का पैसा डालेंगे पैसा बैंक। तो बोला 3 डेज के बाद का, अब आपका फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है और कस्टमर नहीं आया, तो 3 दिन के ड्यू डेट पे मतलब 13 तारीख को मुझे इसकी ऑपोजिट पोजीशन लेनी है टू कैंसिल दिस। तो फॉरवर्ड परचेज का ऑपोजिट क्या होगा, फॉरवर्ड सेल। तो हमने अगर फॉरवर्ड परचेज किया है 64.40 पे, उसके सामने मुझे स्क्वायर ऑफ करना है इस भाव से। लेकिन ये सेल है या परचेज, कस्टमर के लिए सेल और बैंक के लिए परचेज, बराबर। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट जब कस्टमर करता है तो मुझे मेरा जो मेरा जो मार्जिन उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे बोलेगा कैंसलेशन का रेट क्या आएगा, 63.68 माइनस 0.10% इज योर कैंसलेशन रेट। ये आता है -0.10% इज 63.61। 63.61 इज योर फाइनल रेट। बोला ठीक है। तो ये रहा आपका पहला आंसर। कैंसल करने का भाव क्या होगा, कैंसल करने का भाव कैंसलेशन रेट 63.61 होगा। रूल क्या है, अगर कस्टमर ड्यू डेट पे नहीं आता है तो हम उसका इंतजार करेंगे 3 दिन तक, और उस बेस पे कैंसिल करके उससे पैसा उतना वसूल करेंगे। अब बैंक को क्या नुकसान हुआ ना, उससे इंपॉर्टेंट है कि बैंक क्या चार्ज कर रहा है, वो है कैंसलेशन रेट का पार्ट 64.40 और 63 के पार्ट पे। अब ये कैंसलेशन रेट से हम कैंसलेशन चार्ज निकालेंगे। तो अमाउंट पेबल की जो बात हो रही है वो कैंसलेशन चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैंसलेशन चार्ज की बात हो रही है। अब कैंसलेशन चार्ज यानी हमारा एग्जैक्टली 64.40 और 63.61 समथिंग जो आया हमें, उसका डिफरेंस। सर आपका आंसर 64.6163 आया था, ये वाला। तो आपने ये राउंडेड ऑफ टू 63.6175 क्यों किया, क्योंकि इन्होंने लिखा था कि राउंड ऑफ कर देना टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 0.025। तो 63.6163 का नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ 63.6175 आता है, जो मैंने यूज किया। यानी अभी अमाउंट पेबल कितना होगा, जो रेट पे आपने फिक्स किया था दैट इज 60.440, और जो रेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, दोनों का डिफरेंस दैट इज 63.6175, ये वाला वैल्यू। यहाँ से ये आया, यहाँ से ये गया, और 60.40 पे आपने परचेज करने का प्रॉमिस किया था, आप कर नहीं पाए। स्क्वायर ऑफ 61.675 है, फाइनली ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी एज योर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे आपने सिर्फ कैंसिल किया है, आपने एक्सटेंशन का बात यहाँ पे कवर नहीं किया है। आपने सिर्फ क्या किया है, पहले कैंसलेशन कॉस्ट होता, कैंसिल करने का कॉस्ट, सिर्फ कैंसिल करने का कॉस्ट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबको साथ में लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग बोला तो हमने अलग अलग लिया। कैंसिल करने का कॉस्ट कितना हुआ, सर इतना 1,56,500। अब आपका ये वाला फिल्टर आ चुका है आंसर में कि टोटल कॉस्ट हमें कितना बेयर करना पड़ा, उसमें से 1,56,500 हमें बेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको लेके आता हूँ ये वाले पार्ट पे। पॉइंट नंबर 5, ये पूछता है आपको नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या होगा। तो इसने क्या कहा था हमें कि हम 14 जून को 10 अगस्त के बेसिस पे एक नया रेट लेना चाहते हैं, बराबर। अब मेरी बात को सुनना, एक्सटेंशन तो ये वाले वैल्यू पे आया, तो 13 का क्लोजिंग और 14 का ओपनिंग रेट, यानी हम लोग 13 तारीख के दिन को अगस्त का एक्सटेंशन लेना है, और एक अगस्त में मुझे डॉलर खरीदना है आपसे। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू 64.2500 लगना चाहिए अगस्त के लिए, और उस पे लगना चाहिए आपका परचेज है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आपका मार्जिन ऐड होगा। तो मैं आपको कहता हूँ 64.25 प्लस मार्जिन, ये आपका आ गया नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट। ये आपको अगले पार्ट में बेयर करना पड़ेगा 64.3143। अभी आपका सेकेंड फेज आ गया 64.3143, सॉर्टेड है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसके अंदर हम लोगों ने
तो जिस दिन वो आया उसके इमीडिएटली नियर बाय 13 जून का वैल्यूएशन हमारे पास पड़ा, अज्यूमिंग कि वो ही रहा होगा नेक्स्ट डे। वैसे भी नहीं अज्यूम कर तो कहाँ से ढूंढ के लाओगे, 14 जून का डेट नहीं है अपने पास क्वेश्चन में, 13 जून का क्लोजिंग रेट ले लिया। ये भी हो गया। अब इन्होंने हमें और दो चीजें, एक हमारा ये हो गया है, हमारा ये पार्ट हो चुका है। अब हमें ये वाला पार्ट भी हो चुका, अब हमारा ये दो पार्ट बाकी है। अब स्वैप लॉस के लिए क्या रूल है देखते हैं। कि देखिए, स्वैप यानी स्विच करना, तो यहाँ पे ना स्वैप लॉस होता कब है, ध्यान देना। ये कहता है द लॉस अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग दिस पोजीशन एट द स्पॉट रेट on the date of cancellation and taking the opposite position of offsetting the position at the earliest forward rate। अब इसको समझना है, इंटरेस्ट को तो हमें इसके बाद समझना है, तो हमें स्वैप का पार्ट समझना है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, सुनना ध्यान से। 10 जून ड्यू डेट आ गया, मैं बैंक हूँ। अब मानो आप कस्टमर हो, स्टूडेंट कस्टमर है। स्टूडेंट तो भूल गया कि भाई 13 जून तक वो रूल है। 10 जून को बैंक बोलता है, इंटर बैंक मानो HDFC बैंक का फोन है, ए भाई तेरा 2 लाख का पार्सल रेडी है डिलीवरी का, 64.28 के भाव का, लेना है ना तेरे को। अरे कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है। अरे कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो मैं क्या करूँ, तू मेरा तो पार्सल लेगा ना, फिर लेना पड़ेगा। बराबर बराबर। तो अब मैं इसका क्या करूँ, कस्टमर तो दुख नहीं रहा है, तो फिडा तो 3 दिन रुकने को बोल रहा है, फिडा तो रुकने को बोलेगा, पर तेरे को तो स्टार्ट 10 तारीख को लेना पड़ेगा। तो क्या करूँ बोल, बताता हूँ क्या करूँ। अब तेरे को करना क्या है कि 10 जून को जब कस्टमर नहीं आता है लेकिन तेरा पार्सल रेडी है इंटरबैंक के साथ, वो पार्सल तो उठाना पड़ेगा। और उठा के करेगा क्या, कस्टमर लेने को आया ही नहीं वो पार्सल, यानी $2 जो तेरे को आ गया, मान ऑनलाइन डीमैट बेसिस पे पैसा डॉलर का आ गया, नॉस्टॉक वॉस्टॉक कोई भी बोलो, तो $2 लाख का करेगा क्या। मैं तो रख के कुछ करेगा नहीं, मैं तो सीधा बेच देगा और कस्टमर से नुकसान ब्याज कर लेगा, बराबर है, वही तो स्वैप कॉस्ट होने वाला है। तो जो $2 लाख आया किसका, इंटरबैंक से अपने पास, उसको मैं आज का आज बेच देगा। मतलब आप स्पॉट ऑफ जून को बेचने की कोशिश करोगे, यानी आप इस दिन को बेचोगे। 10 तारीख को आया माल, ये 63.80 को बेचोगे, सोल्ड आउट। तो स्वैप का पहला पार्ट उसको उठा दिया। और स्वैप कहता है कि भाई वो तो, वो आ गया तो अगर वो 10 को आके खुद बोलता मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो मैं वो एक्सटेंशन लेता, लेकिन भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो ये कहता है एंड टेकिंग द, अगर वो आता ही नहीं ना कस्टमर, तो हम क्या करें, हमको तो ही पता कितना एक्सटेंशन लूँ, कैंसिल भी कर सकता है, एक्सटेंशन भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, 10 को कुछ पता ही नहीं अपने को। टेकिंग ऑपोजिट पोजिशन ऑफ ऑफसेटिंग एट अर्लीस्ट फॉरवर्ड रेट, अर्लीस्ट यानी अगले मंथ तक का, यानी मैंने जो टोया वो तो कवर कर दिया, प्लस मेरा जो पोजीशन फेडाई ने बोला रुक 3 दिन रुक, थी अरे मैं 3 दिन रुकूंगा तो मेरा पोजीशन मेरे पास सामने है ही नहीं देने वाला कोई। आप समझे, जिससे लेना था उसने तो दे दिया, और जिसको मुझे देना वो लेने को आया ही नहीं, तो जो लेने को आया वो मैंने कि मार्केट में उड़ा दिया। और जो बंदे का ओपन है उसको फेडाई मना कर रहा है रुकने को, नहीं 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 नहीं, तुम उसको क्लोज नहीं कर, मैं तो बाहर में आज से मैं नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, 3 दिन रुकना ही पड़ेगा। तो 3 दिन रुकना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, आगे का एक 1 मंथ सब्सिक्वेंट मंथ का क्या ले लेता, परचेज। यानी आप बात को समझो कि मैंने 63.80 को यहाँ पे खत, वो माल आया, इंटरबैंक वो उठा बेच दिया, और परचेज के बेसिस पे जून का 1 मंथ फॉरवर्ड ले लिया। ये किसके लिए, मेरा कस्टमर जो आया नहीं उसके लिए। कितने अच्छे बैंक है हमारे। तो आपका स्वैप के रेट्स क्या आएंगे देखो, ये आपका 63.80 जिस पे अपन ने जो माल उठाया वो बेच दिया, और 63.95 जो रेट आपने फॉरवर्ड में कंसर्न किया, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या बन गया, वो आपका 15 पैसा, दैट इज 0.15 बिकम्स योर स्टॉप लॉस। आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखोगे, आपको समझ में पक्का आएगा मैंने क्या किया स्टॉप लॉस के बारे में। दिस इज हाउ द स्टॉप लॉस इज बेसिकली डन। मैं आपको बेसिक लेवल पे बोलूँ, हमारा वैल्यूएशन है ना, हमारे बेसिस पे करो फिर भी सेम ही आता, और मैंने वो वर्किंग बना के दिखाई भी है कि वो सेम ही आएगा। लेकिन इस सम के अंदर आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर, तो मैं स्वैप लॉस वाले कंसेप्ट से जाके इसको फिनिश करने की कोशिश किया। अब आपका जो लॉस आया 30,000 रुपए का, दैट इज योर फाइनल लॉस ऑफ स्वैप।
अब ये स्वैप जो है, ये भी तो मुझे कस्टमर से चार्ज करके लेना, क्योंकि तेरे लिए मैंने आगे का भी 1 मंथ बुक करके रखा, क्योंकि भाई तू आज आया नहीं है, तू कल कब आएगा क्या वाला मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा फेडाई ने बोला है। और यहाँ पे मुझे इधर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड, ये लिखा है, पर नहीं भी लिखा होता तो उसका ये रूल भी है। ठीक है, तो इट्स वन एंड द सेम स्टफ। अब यहाँ पे हम 30,000 का लॉस लेके बैठ गए, और जब ये भी फिनिश हो जाता है तो हमारा सेकेंड एलिमेंट स्टॉप लॉस ढूंढना, ये भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दो कॉस्ट हमें मिल चुके हैं, अब बचा सिर्फ एक, दैट इज विच कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। अब मैं इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करूं, तो मैंने आपको जो भी सिखाया उसी स्वैप वाले पार्ट से, जब बैंक इंटरबैंक ने हमें पैसा दिया, दिया दिया ना, $2 लाख दिया, उसको अपन ने मार्केट में जाके बेचा, बराबर सर, बेचा। हमने 63.8 के भाव पे बेचा, ये वाला वैल्यू इधर उठाया। ठीक है, द बैंक रिसीव डिलीवरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एट 60.28 एंड सेल्स एट 63.28, सॉरी 63.80। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। हमें बैंक से ये भाव पे लेना था, 64.28 के भाव पे, जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो 64.28 के भाव पे बैंक से लिया, और मार्केट में बेचा 63.8 के भाव पे। साला नसीब ऐसा गांडू है, हमने ये समझा था कि हम 64.28 से इंटरबैंक से उठाएंगे और 64.4 को हमारे कस्टमर को बेचेंगे। लेकिन हुआ ये कि 64.2 तो टाइम पे आके दे दिया हमें, $2 लाख 64.28 के भाव पे। 64.28 इंटू $2 लाख, ये आ गया 1,28,56,000। लेकिन इसके सामने हमें 64.4 जो वाला बंदा नहीं मिला। हमें तो फिर क्या किया, हमें तो फिर वो मार्केट में देना पड़ा किसी को भी, और किसी को भी यानी पब्लिक को स्पॉट में जब बेचा हम लोगों ने, तो उसे 63.80, 63.80 ये रेट, ये रहा आपका स्पॉट रेट ऑफ सेल, 60.80, बट फेंक दिया माल। तो जब हमने इसका डिफरेंस लिया, तो हमें पता चला कि हमें 0.48 का जो पैसा कम मिला, दैट इज मोर ऑफ अवर आउटफ्लो टूवर्ड्स इट। आप ऐसा बोल सकते हो कि आउटफ्लो इज 64.28, इनफ्लो इज 63.80। तो 48 रुपीज, 0.48 रुपीज का 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000 का आउटफ्लो है। आउटफ्लो यानी कि इतना पैसा मेरा ज्यादा ब्लॉक हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ढूंढ लिया है, कैंसलेशन कॉस्ट तो ढूंढ लिया है। अब इनफ्लो आउटफ्लो की थियोरी ढूंढनी पड़, समझते हैं हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो की थियोरी, फॉर विच पर्पस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ। तो ये इनफ्लो आउटफ्लो का पार्ट आता है आपका। और जो इनफ्लो आउटफ्लो का बेसिस है, वो आप ये बेसिस पर ले रहे हो कि जिस दिन इनफ्लो आउटफ्लो आएगा तभी ही इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। हमने पहले वाले सब में फिडा यूज ना करो तो कैंसलेशन पे नहीं आता है, ऑनरिंग पे आता है, बट फिडा यूज करो ड्यू डेट वाले पार्ट पे तो कैंसलेशन पे भी आता है, क्योंकि फिडा क्या कहता है, ड्यू डेट पे कोई नहीं आया तो मार्केट में बेच देंगे और उसको आगे रिन्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे एक्सटेंशन हुआ है। तो अभी ये वाले पार्ट पे 96,000 क्या जो आउटफ्लो है, बैंक कस्टमर कितने दिन के बाद आया, 3 दिन के बाद आया। अब 11, 12, 13, 14 सुबह को आया है, तो 3 दिन का ब्याज, इंटरेस्ट रेट 12% के बेसिस पे 96,000 का आउटफ्लो। उस दिन में क्या, उस दिन पे हम अज्यूम करें कस्टमर पैसा दे देगा, समझा क्या, ऐसा नहीं कि वो ब्याज क्यों इतना है, क्योंकि 3 दिन के बाद वो कस्टमर पैसा देगा, ऐसा मान के चल रहा है, क्योंकि उस दिन वो आ गया ना मिलने को। 96,000 इंटू 12% इंटू 3 डेज बाई से 65, ये आता है 96 रुपीज। ठीक है, और फाइनली, फाइनली फाइनली ये आपका तीसरा एलिमेंट आता है, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 96 रुपीज। ये तीनों का टोटल करेंगे हम लोग, दैट्स हाउ यू कंप्यूट व्हाट, यू कंप्यूट योर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन।
दैट्स हाउ यू कंप्यूट योर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन। हम इसको छोटा से पार्ट पे रिकैप करें। कैंसलेशन रेट हमने लगाया 3 डेज के बाद का, क्योंकि बंदा 3 दिन तक आया नहीं। उस रेट पे हमने कैंसलेशन कॉस्ट ढूंढा, अग्रीड रेट और कैंसलेशन रेट का डिफरेंस। स्वैप के लिए उसने अपने को बोला स्वैप के अंदर आपको करना क्या है, आपकी पोजीशन के ऑपोजिट पोजीशन लेने का रेट, और वो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि भाई सामने वाला हमें देने को आ जाएगा। और हमें सामने क्या करना है, एट अर्लीस्ट फॉरवर्ड डेट लेके चलना है, क्योंकि हमें पता नहीं कस्टमर कब आएगा। तो हमने फॉरवर्ड अर्लीस्ट ले लिया क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट पे कोई आया ही नहीं है। कौन सा चल रहा है हमारे पास, ऑटोमेटिक कैंसलेशन, जहाँ पे वो बंदा आया ही नहीं था। तो क्या करें, एंड वंस दैट इज डन, हमने उसी के बेसिस पे इंटरेस्ट ढूंढा, क्योंकि हमने 64.28 के भाव पे इंटरबैंक से माल उठा के पैसा दिया 64.28 के भाव पे, और मार्केट में कौन से भाव पे बेचा, 63.80 के भाव पे। यहाँ पे ना हम लोग एक्सेल मार्जिन नहीं लगा रहे कोई भी केसेस में, क्योंकि हमने अभी तक डील नहीं किया है कस्टमर से उस पार्ट पे। एंड वी कम अप हियर, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, एंड फाइनली हमने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट ढूंढा था अगस्त महीने का, बोला और उस पे अगस्त का रेट दिया हुआ था। वो डेट हमने कौन से डेट से उठाई, 13 जून को। अगस्त का भाव क्या चल रहा है, 64.25 परचेज का, उसमें ऐड कर दिया मार्जिन, एंड देन फाइनली वी अराइव्ड एट कॉस्ट। उसके बाद फाइनली कैंसलेशन कॉस्ट, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट का टोटल जो है वो आपका टोटल एडिशनल कॉस्ट माना जाएगा। हम जो मेथड यूज करते हैं ना, अगर आपको लगे कि सर मेरे पास टाइम है मुझे वो भी करना है, तो आप मेरे को आपको उसका भी रास्ता दे देता हूँ। अपनी मेथड से भी आप करते हो तो आपका ये आंसर है ना, खाली इंटरेस्ट वो अलग रहता है, बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, इस सम पे आप यूज ना करो तो बेटर क्यों है, क्योंकि ये सम में है ना एक्सटेंशन का रेट नहीं लिया गया है, ड्यू डेट पे ऑटोमेटिक कैंसलेशन किया गया है, और नॉर्मल फिडाई बिना के सम्स में ऑटोमेटिक कैंसलेशन है ही नहीं। सिर्फ फिडाई वाले सम में ऑटोमेटिक है, वहां पे तो हम क्या है, हम खाली कैंसलेशन बोल देते हैं। कैंसलेशन हमसे डिफरेंस, हम लोग कैंसलेशन में क्या करते थे सिर्फ, कि आपका परचेज होगा और ड्यू डेट पर कैंसिल कर रहा है तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे बाय सेल स्पॉट, और अगर आपका एज ए कस्टमर फॉरवर्ड सेल होगा तो बाय स्पॉट करके स्क्वायर ऑफ करके लॉस कॉस्ट डाल देंगे, कैंसिलेशन कॉस्ट, इतना है, बात खलास। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, फिडाई कहता है कि आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा। रुकने पे आपको कैंसिलेशन कॉस्ट उस 3 दिन के रेट को आपके रेट से कम करके कैंसिलेशन कॉस्ट ले लो। उसके बाद आप यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन फिडाई बोलता है ऐसा भी खत्म नहीं करना है, बैंक को ड्यू डेट पे है ना, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ ड्यू डेट वाला इंटर बैंक का बैंक के साथ, उसका ब्याज भी चढ़ाओ। और इंटर बैंक को बोलो, और बैंक को ये भी बोला गया कि तुझे तेरा पोजीशन स्वैप भी करना है। स्वैप का रेफरेंस क्या दिया कि भाई तेरे को तेरा पोजीशन जो तूने कैंसलेशन का पार्ट किया वो तो तूने 3 दिन के बाद किया, ड्यू डेट पे तू क्या करेगा, ड्यू डेट पे मैं मेरे पोजीशन को पहले स्क्वायर ऑफ करने का रेट लूंगा, और मुझे इमीडिएट नेक्स्ट मंथ का एक परचेज लेके बैठना है, जिससे मैं एक कवर पोजीशन लेके बैठ जाऊँ। वो भी ड्यूटी बन जाती है हमारी जो आपको यहाँ पे लिखी गई थी, ये वाले पार्ट। एंड आफ्टर दैट उसके लिए जो मेरा आउटफ्लो इन्फ्लो हुआ उसका ब्याज आ गया, एग्जैक्टली ड्यू डेट पे मेरा इन्फ्लो कितना है आउटफ्लो कितना है, उसको वापस में सिखाओ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए उस दिन ड्यू डेट पे मेरे को कितना पैसा देना पड़ा, किसको, इंटरबैंक को, तो 64.28 पर डॉलर। और मैंने वो पैसा से मुझे डॉलर मिला, उसको मैंने मार्केट में सेल स्पॉट कर दिया, उस पर कितना रुपया मेरे को मिला, 63.80। मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं करने का इधर, मेरे को ब्याज क्या हो वो दे दो, क्योंकि मेरा इतना 0.48 वाला पैसा जो है ना ब्लॉक था। कितने दिन तक, 3 दिन तक तुम बाद में आ गए थे, तो भाई उसके हिसाब से तीसरे दिन जब कस्टमर पूछे कितना ब्याज लगेगा, तो थर्ड डे का बेसिस पे 3 दिन का ब्याज बता दिया। यहाँ पे मैं 4 डेज ले सकता था क्या, देखो डिबेट होता 4 दिन का, मैं बोलता हाँ, लेकिन अभी 3 क्या, तो 3 रखो, इतना बड़ा टेंशन मत लो। नॉर्मली आप 10 के बाद 11, 12, 13 और 14 वाला पार्ट गिनते या नहीं गिनते, इट्स अ डिबेटेबल पार्ट। बट मेरे हिसाब से आप नहीं गिनते, क्योंकि बाकी सब रेट में भी आपने 13 के हिसाब से किया है, खत्म हो गया। और फिर आपका परचेज रेट नया वाला आया अगस्त का परचेज एज ए कस्टमर। देखो मैंने पूरा पार्ट्स कस्टमर के बेसिस पे सॉल्व किया। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7।
Let me use my tablet. चलो विदाउट टैबलेट भी सॉल्व कर सकते हैं. Suppose you as a bank, extension on due date. Suppose you as a banker and one of your export customers has booked a 1 lakh forward sale contract for 2 months with you at the rate of 62.50 and you covered yourself with interbank at 62.59. वापस में सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस. अरे यार क्या हुआ है? देखो, आप एज अ बैंकर, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, चलो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं. आप बैंकर हो, बैंकर ने अपने एक्सपोर्ट कस्टमर क्या करता होगा? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको डॉलर आता होगा जब एक्सपोर्ट किया. यहाँ पे लिख देता हूँ IB यानी इंटरबैंक बराबर. अब फॉरवर्ड एफ कस्टमर ने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया बेचने का, डॉलर्स कितने? 1 लाख. क्या कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद. क्या भाव पे? 62.5. यानी आप मुझे $1 लाख बेचोगे तो बैंक आपको 62.52 पर डॉलर देगा, मंजूर है. और बैंक ने क्या किया? इंटर बैंक में 62.59 के बेसिस पे रेट कंफर्म कर लिया. यानी 62.52 पे मैं एज अ कस्टमर बैंक को बेचूंगा और 62.59 पे बैंक इंटर बैंक को बेचेगा. तो 62.59 पे बैंक इंटर बैंक को और 62.52 पे कस्टमर बैंक को. तो ये जो पैसे का गैप है ना 0.07 का, ये बैंक का प्रॉफिट होगा. ठीक है सर, सॉर्टेड है. अब ड्यू डेट पे 2 महीने के बाद कस्टमर कम्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 मंथ. अब इस स्टैंडर्ड चीज है, पहले बोला कैंसिल करो और फिर बोला एक्सटेंड करो. तो कैंसिल करना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट या सेल कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी ड्यू डेट पे. तो अपने को सिर्फ क्या करना है? ये वाला रेट लेना है ऑन ड्यू डेट. अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमें कैंसलेशन पार्ट पे जाना है, बट यहाँ पे छोटा सा एरर है. वो ये है कि प्लेसिंग जो है रेट का, हमने सीखा है कि एज अ कस्टमर हम महंगे में खरीदेंगे, सस्ते में बेचेंगे. तो महंगा रेट कौन सा है? 62.72 या 62.68? हम लोग 62.72 सर. तो ऐसा तो बैंक नहीं करेगा कि 62.72 में बैंक खरीदे और 62.68 में बैंक बेचे. बैंक विल मेक अ लॉस. तो यहाँ पे है ना, सिर्फ स्लैशिंग पे, वैल्यूएशन पे आप देखोगे तो खाली प्लेसिंग अलग की गई है और कोई प्लेसिंग का कोई फिटर रूल है ही नहीं. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड रहेगा कि भाई अगर हमें फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना है तो हमें फॉरवर्ड स्पॉट पे परचेज करना है. बट परचेज का रेट क्या होना चाहिए? कौन सा वाला? 62.72 के बेसिस पे, क्योंकि 62.72 इज हायर रेट अमॉन्ग द टू. मतलब यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं इस बेसिस पे. परचेज कर रहे हैं, ये बैंक हमें, हम परचेज कर रहे हैं बैंक से, बैंक हमें बेच रहा है. इन शॉर्ट प्लेसिंग अलग है. प्लेसिंग सही होनी चाहिए थी बट नहीं है. चलो ठीक है, बट वी कैन नॉट फाइट फॉर इट. ये रहा आपका रेट 62.72 हायर रेट. उसमें हमने हमारा मार्जिन मनी ऐड किया, क्योंकि एज अ कस्टमर हम बाई कर रहे हैं एट अ हायर रेट. तो बाई पे ऐड करेंगे मार्जिन और वी गेट अवर कैंसलेशन का रेट. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट वी विल बेसिकली, डिफरेंस जो होगा हमारा राउंड ऑफ करने के बाद जो डिफरेंस है उसके ऊपर इंटू नंबर ऑफ डॉलर्स. कितने डॉलर्स है यहाँ पे? $1 लाख. तो आपको ये आंसर मिल जाएगा जो आपको चाहिए. सेकेंड पार्ट पे हमें 1 मंथ एक्सटेंशन चाहिए था. अब यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू बराबर है. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो वैल्यूज आर, ये सस्ता है ये महंगा वाला है. तो अभी हमें क्या करना है? बेचना है वापस. हमें 1 मंथ एक्सटेंशन, एक्सपोर्टर सेल करना है डॉलर्स आगे जाके 1 मंथ. तो कौन सा रेट लेंगे? बैंक हमें सस्ते में कभी नहीं देता ना. बैंक हमें सस्ते में लेता है हमसे.
तो विल सेल इट एट 64.64 माइनस 0.10. हम कस्टमर बेच रहे हैं तो मार्जिन माइनस होगा एंड वी गेट अवर आंसर हियर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. खाली हमें दिक्कत एक चीज की थी जिसके मैंने एक्चुअली रीअसेस किया 2 बार, ये वाला वैल्यू जहाँ पे वैल्यूएशन अलग अलग है. दैट्स इट. इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ गए आप लोग. Illustration number 8 is also the same stuff, the same, but it's just exercise before due date. Same part. Suppose you as a banker entered into a forward purchase. आप बैंकर हो, बैंकर के बेसिस पे अगर आप फॉरवर्ड परचेज कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कस्टमर क्या कर रहे हैं, राइट? इट विल बी सेल फॉर कस्टमर, बैंक के लिए परचेज विद एन एक्सपोर्ट कस्टमर फॉर 3 months at the rate of 59.60. Sorted again. On the same date, you have also covered yourself in the market at 60.6025. However, on 5th May, your customer comes to you for a request for extension of the contract. मैं वापस लो जाता हूँ, जिससे ये आप अगर ना सॉल्व कर पाए हो पहले तो भी आप सॉल्व कर पाओ. वापस सेम स्टोरी. यहाँ पे आएगा बैंक, यहाँ पे आएगा इंटर बैंक, यहाँ पे आएगा कस्टमर जो एक्सपोर्टर है इस केस में. अब बैंक ने एंटर किया है फॉर परचेज, यानी कस्टमर ने बेचा है बैंक को क्या भाव पे? 59.60. और सेम डे पे बैंक ने इंटर बैंक से रेट लिया गया 60.60, यानी कस्टमर बैंक को बेचेगा 59.60 में, यानी बैंक हमसे 59.60 में खरीदेगा और कस्टमर बैंक को 59.60 में बेचेगा. फिर बैंक बेचेगा इंटर बैंक को 60.6025 में. डिफरेंस जो है वो उसका प्रॉफिट होगा. ये आप समझ चुके होंगे. लेकिन सही में होता क्या है? 5 मार्च का ट्रांजेक्शन था, अप्रैल मई एंड जून 3 महीने के बाद ये होना था पूरा. लेकिन जून के 1 महीने पहले यानी 5 मई को कस्टमर कहता है भाई एक्सटेंशन कर, पेमेंट मुझे जून में नहीं लेकिन जुलाई में मिलने वाला है. तो जून से जुलाई का एक्सटेंशन और 1 महीने पहले की बात 5 मई को बोलते. तो 5 मई को मुझे क्या करना है? मेरा जो सेल कॉन्ट्रैक्ट एज अ कस्टमर उसके लिए मुझे परचेज लाना है, बराबर. तो उस 1 मंथ परचेज पे उसको स्क्वायर ऑफ करूंगा और प्लस मुझे क्या करना है, मेरे को इन द मंथ ऑफ मे 2 महीने का आगे का क्या लेना पड़ेगा? एक फॉरवर्ड से लेना पड़ेगा. यानी मैं ये कह दूं आप लोग का रेट्स आप खुद ढूंढो पॉज करके रेट क्या होने चाहिए. तो आप ये अगर पॉज करके आपने देख लिया है तो आपका यहाँ पे स्टोरी क्या बनेगा कि ऑन द डे व्हेन यू केम अप दैट इज 5 मई, उस दिन को आपने एक्सटेंशन की बात की. तो मुझे मेरा एग्जैक्टली जून में जो एक्सपायर होने वाला है उसको 1 महीना बाकी है, उस वाले पार्ट पे मुझे क्या करना है? फॉरवर्ड परचेज 59.2425. और उस परचेज के लिए क्यों किया? ये कस्टमर का परचेज है, ठीक है. यहाँ पे बैंक का परचेज है तो कस्टमर का सेल था हमारा. सेल के सामने, कस्टमर के सेल के सामने हमने परचेज मारा और फाइनली हमारा अगले महीने को जुलाई को एक्सटेंशन के लिए कौन जो रेट चाहिए वो ये रहा आपका 59.6325. तो आप देखोगे कि 59.2425 ये रहा. तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसमें आपने आपका मार्जिन ऐड कर दिया और ये आपका सेल है तो आपको मार्जिन माइनस करना पड़ेगा. ये आपका माइनस सेल और दोनों के रेट्स आपको मिल जाएंगे विद द आंसर. इसी के साथ हमने इलस्ट्रेशंस पूरे के पूरे फिनिश कर दिए रिगार्डिंग फिट है. अगले वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट दूंगा एंड यू विल दैट आल्सो बी सॉर्टेड आउट. फॉर इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.